आईआईटीज की वजह से इंडिया के हजारों करोड़ों बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन आईआईटीज की वजह से ही स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। आईआईटीज को स्टैब्लिश करने के चक्कर में गवर्नमेंट जो थी उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया। अगर मैं आपको डेटा देकर समझाने की कोशिश करूं तो आज भी इंडिया में 74% बच्चे ऐसे हैं 6th क्लास में मेनली जो पढ़ते हैं वो अपने खुद की ही हिंदी टेक्स्ट बुक को रीड नहीं कर सकते। 67% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डिवीजन नहीं आती और 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 2nd क्लास की बेसिक इंग्लिश स्टोरी पढ़ना भी नहीं आता। बस इसी वजह से, क्योंकि हमारे देश का जो फोकस था वो पूरा का पूरा आईआईटीज की तरफ शिफ्ट हो गया और हमारी गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल निग्लेक्ट ही कर दिया। जबकि चाइना ने काफी ज्यादा डिफरेंट अप्रोच अपनाई। शुरू में चाइना की जो हालत थी वो भी इंडिया जैसी ही थी, वो काफी ज्यादा पुअर और इलिटरेट थे, लेकिन आज उनको उनकी अप्रोच की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इंडिया ने जो अप्रोच चूज किया वो था टॉप डाउन अप्रोच। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो फोकस था वो मेनली हायर एजुकेशन पे था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वो कराई जाती थी गुरुकुल्स में। गुरुकुल्स एक तरीके का हॉस्टल होता था जहाँ पे बच्चे अपना घर छोड़कर गुरु के अंडर शिक्षा लेते थे। इन गुरुकुल्स में बच्चों को फिलॉसफी, स्क्रिप्चर्स, लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, लेकिन ये जो गुरुकुल की एजुकेशन थी ये सबके लिए नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था। तो इस वजह से गुरुकुल्स में जो बच्चे पढ़ते थे वो ज्यादातर जो बच्चे होते थे वो हायर क्लास के होते थे। फिर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खराब करने की। उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा खराब कर दिया और उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में देखने को मिल रहा है इंडिया में, उसे किसी तरीके से इम्प्रूव करवाया जाए या रिमूव करवाया जाए। गवर्नर एल्फिंस्टोन ने ये भी कहा कि इंग्लिश एजुकेशन तो लोअर कास्ट के लोगों को देनी ही नहीं चाहिए। ब्रिटिशर्स का फोकस हमारे देश में एजुकेशन स्प्रेड करने का कभी था ही नहीं। वो बस ये चाहते थे कि उन्हें हमारे देश से ऐसी एक क्लास मिल जाए जो कि क्लर्क्स और असिस्टेंट्स की क्लास हो, जो उन्हें देश रन करने में हेल्प कर दे। इसीलिए उन्होंने भी कभी भी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया और पूरा का पूरा फोकस अपना सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे रखा, क्योंकि पूरे देश को पढ़ाना कभी ब्रिटिशर्स की जिम्मेदारी एक तरीके से थी ही नहीं। जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को रन कर रहे थे उनका भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि किस तरीके से बच्चों को यूज करके क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कराया जा सके इंडिया में। 1910 से 1940 के बीच में इंडिया में जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे, 60% से ज्यादा एक्सपेंडिचर सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पे स्पेंड होता था। ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए कि इंडिया में एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करवाया जा सके। इसीलिए इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे इलिटरेसी जो थी उसका जो रेट था वो काफी ज्यादा हाई था। फिर देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो उनका भी फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर कभी था ही नहीं। वो वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस स्टैब्लिश करने लगे। आजादी के 3 साल बाद ही आईआईटी खड़गपुर को स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि 1950s तक साइंस और टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया को ये चीज रियलाइज हुई कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए उनके पास खुद के टेक्निकल वर्कर्स होना, ऐसे लोग होना जो कि टेक्निकल टूल्स को और टेक्निकल वेपन्स को अच्छे से मैनेज कर पाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया के पॉलिटिशियंस को रियलाइज हुआ कि इंडिया किसी भी चीज के लिए बाहर के देशों पे निर्भर नहीं रह सकता, डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसलिए 1944 में अर्दशीर दलाल के लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनाया गया, जहां उन्होंने कहा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा अगर हमें देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो। और इस चीज के लिए उनका मानना था कि हमें अपने लोगों को एक तरीके से टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज देनी पड़ेगी। और इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए उन्होंने 2 चीजें करी। पहला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को बनाया और दूसरा उन्होंने सरकार कमेटी बनाई, जिसकी वजह से इंडिया में ताकि एक तरीके से टेक्निकल एजुकेशन जो है वो लोगों में स्प्रेड हो सके। सरकार कमेटी का ये मानना था कि हमें हमारे देश में एक तरीके से टेक्निकली एडवांस कॉलेजेस को स्टैब्लिश करने की जरूरत है, यूएसए की एमआईटी की तरह। सरकार कमेटी की ये जो रिकमेंडेशन थी ये जवाहरलाल नेहरू जी को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। उनका भी यही मानना था कि आईआईटीज ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं
जो देश को आगे ले जा सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर एक्ट ऑफ 1956 गवर्नमेंट पास करती है और इसके अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है आईआईटी खड़गपुर को। उस देश में जहां पे लाखों बच्चों के पास बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं थी, ऐसे देश में आईआईटीज जैसे जेम स्टैब्लिश कर दिए गए। इनफैक्ट 1960s तक की बात करें तो एजुकेशन की जो लिटरेसी रेट थी वो सिर्फ और सिर्फ 28% थी, और जबकि इंडिपेंडेंस से लेकर 1960s तक 5 आईआईटीज और 1 आईआईएम को स्टैब्लिश कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। चाइना की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल ही अलग अप्रोच थी। चाइना जो था वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब ये है कि चाइना का जो पूरा फोकस था वो उसकी प्राइमरी एजुकेशन पर था। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में जब चाइना हारता है तो उसको ये चीज रियलाइज होती है कि मिलिट्री और इक्विपमेंट्स के मामले में वो बाकी देशों से कितना ज्यादा पीछे है। इस वजह से चाइना की जो चिंग डायनेस्टी थी जो उस टाइम पे रूल करती थी, उनको ये चीज रियलाइज हुई कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करना, और इस वजह से चिंग डायनेस्टी ने मॉडर्न स्कूल्स को स्टैब्लिश करना शुरू किया जो कि मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करे चाइना के लोगों को। चिंग डायनेस्टी ने कंपल्सरी एजुकेशन लॉ भी निकाला 1906 में, जिसके अंडर जितने भी 7 साल तक के बच्चे थे उनके लिए कंपल्सरी था चाइना में एजुकेशन को रिसीव करना। 1928 में चाइनीज गवर्नमेंट ने फेज वाइज मैनर में एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया चाइना में। इंडिया जो था वो डायरेक्टली ही सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, लेकिन चाइना बिल्कुल ही डिफरेंट था। चाइना ने पहले प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन को प्रमोट किया। इन सारी अप्रोचेस का ये जो डिफरेंट अप्रोचेस थी इंडिया और चाइना की, इसका रिजल्ट हमें 1980s के बाद देखने को मिला। 1980s से पहले पहले इंडिया और चाइना दोनों ही काफी ज्यादा गरीब कंट्री थे और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग थे वो इलिटरेट थे, लेकिन 1980s के बाद इलिटरेसी का जो परसेंटेज था वो इंडिया में 60% था और चाइना में ये घटकर 34% ही रह गया था। इसके पीछे रीजन ये था कि चाइना ने अपनी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स सिखा दिए थे और बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करवा दी थी, और इस वजह से चाइना के जो लोग थे वो अपने खेतों को छोड़कर सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो पाए क्योंकि उन्हें बेसिक चीजों की नॉलेज हो गई थी। चाइना में वो परिवार जो पहले खेती करते थे, बाद में एजुकेशन मिलने के बाद वो सारे के सारे फैक्ट्री लेबरर्स बने, और उन्हीं में से जो फैक्ट्री लेबरर्स थे उनमें से कुछ बाद में आगे चल के फैक्ट्री मैनेजर्स बने, और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो ओनर्स भी बने, और ये सारी चीजें चाइना में पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। लेकिन ये सारी चीजें इंडिया में नहीं हो पाई। 1987 में इंडिया और चाइना दोनों में जो फार्मर्स का पॉपुलेशन था वो 60% था, और लेटर ऑन आगे चल के ये पॉपुलेशन चाइना के लिए सिर्फ और सिर्फ 15% रह गई, और वहीं इंडिया के लिए ये पॉपुलेशन 40% रह गई। इंडिया के लोगों के पास बेसिक स्किल्स ही नहीं थे और इस वजह से वो खेती से कभी अपने आप को निकाल ही नहीं पाए बाहर। इन सब में हालात जो थी वो सबसे ज्यादा खराब हुई गरीब किसानों के बच्चों की, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का कोई स्किल नहीं है और स्किल ना होने की वजह से वो खेती कभी छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे देश में आईआईटीज के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ तो काफी ज्यादा सिक्योर और सेट हो गई, लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या जो फार्मर्स के बच्चे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज की काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं। इंडिया में हर साल जीडीपी का अराउंड 4% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात होती है, और ये काफी ज्यादा एक ठीक अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं खर्च कर रही, पैसे खर्च कर रही है लेकिन सही ढंग से नहीं कर रही है। बहुत सारी पार्टीज इंडिया में ऐसी हैं जो इलेक्शन से पहले बच्चों को फ्री लैपटॉप्स वगैरह देती हैं। तो क्या फ्री लैपटॉप्स देने से बच्चों का जो एजुकेशन का क्वालिटी है, जो एजुकेशन का लेवल है, क्या वो इम्प्रूव हो सकता है? 25% से ज्यादा स्कूल्स रूरल इंडिया में ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, जहाँ पे टीचर्स को पता ही नहीं है कि पढ़ाना कैसे है, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई कि बच्चों को कैसे एजुकेट करना है। रूरल इंडिया के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, जैसे पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। अभी तो स्टिल इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ सिटीज में, कुछ शहरों में काफी ज्यादा इम्प्रूव करी है गवर्नमेंट ने, काफी लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो अभी भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं।
इस वजह से पब्लिक स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं और वहीं प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट्स जो हैं बच्चों के वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ पब्लिक स्कूल्स तो ऐसे थे जो पूरे ही खाली हो गए और सरकार को 2-3 गवर्नमेंट स्कूल्स को एक साथ मर्ज करना पड़ा। चाइना में प्रेसिडेंट हु जिनताओ के अंडर रूरल एजुकेशन पर टीचर स्टूडेंट रेशियो पर और टीचर की सैलरीज पर स्पेशल फोकस किया गया। इन सारे स्टेप्स की वजह से रूरल चाइना का जो एजुकेशन लेवल है वो पूरा ही बदल गया। इंडिया में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाई जाए। इंडिया में काफी सारे स्कूल्स, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स में। स्पेशली दिल्ली में तो गवर्नमेंट स्कूल्स की काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। बाकी सारे स्टेट्स को भी इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पुअर बच्चे हैं जो कि शायद प्राइवेट स्कूल्स को कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स उनके लिए इकलौता सहारा बनता है जहां से वो एजुकेशन को रिसीव कर पाए। हर चीज से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन और इंडिया के फ्यूचर से नहीं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।